ओके, अब ध्यान इधर। बातें खूब करनी है, फिर जब ये अपन बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक मिलेगा उसमें। अभी बात कर लेते हैं अपन किसके बारे में। भाषाई कौशल एवं भाषाई कौशलों का विकास। कौन से विषय से रिलेटेड है बोलो? हिंदी से रिलेटेड है, और ये थोड़ा बहुत अपने काम आएगा अंग्रेजी में भी। अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो अंग्रेजी में, क्योंकि सेम कहानी है। क्योंकि कौशल जो अंग्रेजी में है वही कौशल सेम हिंदी में है, क्योंकि बात यहाँ हिंदी की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? भाषा की हो रही है। तो दोनों भाषाएं हैं, संस्कृत में भी काम आ जाएगा अगर पढ़ना चाहो तो, वो भी भाषा ही है। सबसे पहले तो भाषा शब्द है उसके बारे में बात करनी है। संस्कृत में इसके लिए मूल जो शब्द है या धातु है वो क्या है? भास है। मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट कहना। कोई भी बात कहते हैं स्पष्ट कहना है, वो बताता है भास। भास को मतलब हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी बोलते हैं ना बहुत बार कि भास शब्द है, वो जो लोग बात कुछ भी बात करते हैं उसके लिए आता है। बहुभाषिया बोलते हैं ना अपन। रूप, दो रूप हो सकते हैं भाषा के, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप का मतलब तो हम जो बोल रहे हैं वो भाषा का रूप है, और लिखित का मतलब ये जो सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं ये कौन सा रूप है भाषा का? लिखित रूप है। अपने विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है जो क्या है? भाषा है। वो कहानी जो क्लियर है। कुल मिलाकर हम विचारों को प्रकट करते हैं दो ही रूप में, या तो मौखिक रूप में या लिखित रूप में। अब हम यहाँ इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे उसकी बात जो कर लेते हैं। भाषा कौशल का मतलब 4 कौशल होते हैं भाषा में। जैसे कोई भी सुन रहा है, सुनने का भी कौशल माना गया है इसमें। बोलना, लिखना और पढ़ना, ये तो ही है, सीधा सीधा समझ में आती है बातें। अब इनकी फुल डिटेल, एक बच्चा है वो जैसे 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में पढ़ रहा है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो किस प्रकार से भाषा का डेवलपमेंट होगा उसकी कहानी क्लियर करनी है अपने को। आयु वर्ग के हिसाब से बात करें तो भाषा सीखने का जो सबसे बढ़िया सर्वोत्तम समय है वो है 6 से लेके और 9 वर्ष। मतलब बालक 6 वर्ष का है, उससे लेके वो 9 वर्ष का होगा। इस दौरान उसमें जो सबसे ज्यादा शब्द है वो सीखेगा वो। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। सामान्यतः जो 9 वर्ष का बालक है वो लगभग कौन सी कक्षा तक चला जाता है? मतलब मैक्सिमम मानो, अगर कक्षा के हिसाब से मानो तो 5वीं कक्षा तक, ठीक है ना। वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा इसी उम्र में जो हमें दी जाती है। ज्यादातर देखा होगा श्रुति लेख होता है, और वो जो सुलेख होता है, ये ज्यादातर इसी उम्र के बच्चों को दिया जाता है। हालांकि कुछ विरले मेरे जैसे हो सकते हैं जिनको 11वीं कक्षा में भी सुलेख लिखना पड़ा हो, तो वो अलग कहानी है ना। भाषाई कौशल 4 कौशल होते हैं, और मनोवैज्ञानिक क्रम होता है उसमें सबसे पहला कौशल आता है कौन सा? सुनना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये सबसे पहले नंबर पे है। हालांकि हम मैडम मोंटेसरी को जो पढ़ते हैं तो उसमें एक क्रम इसमें जो अलग आता है, मनोवैज्ञानिक क्रम से उन्होंने थोड़ा अलग किया था। और हर व्यक्ति, हर विद्वान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐड करता है, तो वो उनकी बात है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा बोलना। बोलकर अपने विचार प्रकट करना, ये इसमें भाषा के बुनियादी कौशल माने जाएंगे, सुनना बोलना। सामान्यतः ये दो जो कंपलसरी में आ जाएंगे। फिर पढ़ना, कोई भी लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते हो, उससे आप अर्थ ग्रहण करते हो, तो वो कौन सा कौशल हो गया आपका? पढ़ना हो गया। और चौथा है कौन सा? लिखना। हम विचार प्रकट करते हैं कैसे? लिखकर, सीधी कहानी। अब इनमें एक वो अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे, प्रोडक्टिव होता है, एक रिसेप्टिव होता है ना। तो इस कंसेप्ट को अभी समझ सकते हैं अपन। प्रोडक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्पाद्य, है ना, उत्पादक। तो जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है, तो वो उत्पाद्य में आ जाएगा। आप कुछ भी बोल रहे हो तो दूसरे सुन रहे हैं, तो वो बोलना भी क्या हो गया? प्रोडक्टिव हो गया ना। तो दो आएंगे कौशल, किस में आएंगे? प्रोडक्टिव में। कौन कौन से आएंगे? अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है। और दो हैं जिसमें हम अर्थ ग्रहण करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, सभी सुन रहे हैं, तो सुन के अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तो वो सुनना क्या हो गया? रिसिप्टिव हो गया, ठीक है। अर्थग्राह्य जिसको अपन कह सकते हैं, या ग्राह्य बोल दो। और जब भी हम पढ़ रहे हैं तब भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं वहां से, तो वो भी किस में आ जाएगा? रिसिप्टिव में आ जाएगा। क्लियर ये कहानी? ये क्योंकि परीक्षा में ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। अभी ऐसे विद्यार्थी हैं कुछ जिनके प्रीलिम्स भी देना है उनको, तो प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहाँ 2-3 क्वेश्चन इसके आएंगे भाषा कौशल के, अंग्रेजी में भी। तो वहाँ एक क्वेश्चन फिक्स ही है। अभी जो बताया ना मैंने, 2 रिसेप्टिव है, 2 प्रोडक्टिव है, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, आता है। अब परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से बुनियादी कौशल कौन से हैं। फिर अपने को ये कोशिश करनी है वहां पर कि अपन, क्योंकि चारों ऑप्शन आएंगे जैसे सुनना, बोलना, बोलना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, ऐसे करके, तो अपने ध्यान में आना चाहिए सुनना और बोलना है वो कैसे है? बुनियादी है। ये थोड़े बाद में सीखता है कोई भी बात। अब ये रिसिप्टिव और प्रोडक्टिव शब्द है जो साथ का साथ ही आ ही गया है, तो बढ़िया है। सुनना और पढ़ना, देखो सुनने में भी
हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नया अपनी तरफ, और पढ़ने में भी सीख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ग्रहणात्मक या ग्राह्य, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। और अभिव्यक्ति कौशल में आएंगे बोलना और लिखना, जिसको अपन प्रोडक्टिव बोलते हैं, या एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना। तो व्यक्त दो तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके से, बोलकर या लिखकर। क्लियर है ना ये। अब एक एक के ऊपर डिटेल में बात करनी है, बहुत सरल, लेकिन एक बार क्या बात कर लेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी, अपना दिमाग है जो जैसे भी, हाँ कंप्लीट है काम। श्रवण या सुनना, श्रवण कौशल। सुनना एक मानसिक क्रिया है, कैसी क्रिया बोलो, मानसिक क्रिया है। पूछ ही ले परीक्षा में, सुनना क्रिया है मानसिक, मनोवैज्ञानिक ऐसे आ जाए तो अपने को ध्यान रखना कौन सी क्रिया है, मानसिक क्रिया है। भाषा दक्षता का प्राथमिक या सबसे पहला कौशल है या आधारशिला है, आधारभूत तत्व है सुनते समय धैर्य और एकाग्रचित्त। अब जब भी हम कहते हैं ना कि भाई ये सुनना जो स्किल कैसे है, भाई कभी भी हम बात करेंगे कि भाई चार स्किल है, लिखना है तो स्किल है, भाई किसी की राइटिंग अच्छी आती है, कोई बहुत ऐसे शब्द लिखता है जिससे हम पढ़ के और डूब जाते हैं, पढ़ने में मजा आ जाता है हमें, और कोई बोलता है जो ऐसे बोलता है कि वाह वाह, है ना, ऐसे करते हैं अपन, वाह वाह करते हैं, बहुत सारे शायरी वगैरह बोलते हैं तब करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब उसमें वो स्किल है। अब सुनना कैसे स्किल हुआ, सुनना तो नॉर्मल है, अभी कुछ भी बाहर डीजे बजेगा तब भी सुनेंगे, कुछ भी होगा तब भी अपन सुन ही रहे हैं, कहीं से कोई सी आवाज आ रही तब भी, तो वो कौशल के रूप में कैसे जो माना जाता है, तो फिर उसके लिए ना इसको कैसे स्किल माने, तो उसके लिए ये लाइन लिखी है कि सुनते समय एक तो आपको क्या रखना है, धैर्य रखना है। बहुत बार हम धैर्य नहीं रख पाते हैं, हमें बहुत अच्छे से कह दिया कि जब भी क्लास चल रही है इधर अगर बात करने बोर्ड पे तो आपस में बात नहीं करनी, लेकिन अपने से थमड़िया नहीं आता है, धैर्य नहीं रख पाते हैं। सच है ये? अपने मन में कोई भी बात है, आज उर्मिला नहीं आई होगी, आई क्या, उससे रुकने में नहीं आता वो, उसके दिमाग में अगर बात आ गई तो पड़ोसी को तो बोलना ही बोलना है, फिक्स है वो, भले ही कैसे भी बोलेगी लेकिन बोलेगी एक बार। अब उसको जाके ये कहेगी कि थारी खोटे खा रही है। और एक क्या है बोलो, एकाग्रचित्ता का मतलब होता है हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं पूरा ध्यान वहां पर है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम सामने देख रहे हैं लेकिन हमारे मन में कोई और कहानी चल रही होती है, इसका मतलब हम क्या नहीं है, एकाग्रचित नहीं है। तो ये आधारभूत तत्व हो गए कौन से कौशल के, सुनने के, वहां धैर्य की आवश्यकता होती है और एकाग्रचित्ता की आवश्यकता होती है। अब मुख्य उद्देश्य तो वही है कि भाई आपको जो क्या ग्रहण करना है, अर्थ ग्रहण करना है, उसका मीनिंग क्या है उसको समझना है। 6 से 8 माह का बालक सामान्यतः सुनकर भाषा को समझ लेता है, यानी 8 महीने का बच्चा है उसको आप कुछ भी कहोगे वो जो समझ सकता है, कुछ उसके आसपास की बातें वो समझ लेगा। अब इसके अलग अलग प्रकार हैं, ये थोड़ा सा प्रकार से प्रश्न बनते हैं तो सावधानी रखनी है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रहेंगे ना, बहुत बार हम बात करते हैं, मुझे बात करनी पड़ती है, ऑप्शन रहेंगे वो 19-20 रहेंगे, मतलब मिलती जुलती सी बातें हैं, उसमें से कोई एक है जो ज्यादा प्रभावशाली है, उसको अपने को सही करना है। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो बिल्कुल सरल सा लगता है लेकिन परीक्षा में उलझा रहता है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि पहला सही करो या दूसरा सही करो, अटक जाता है मामला। तो अच्छे से इनको प्रकार वगैरह को समझ लेते हैं अपन, नाम से लगभग स्पष्ट है सारे। अवधान का मतलब होता है ध्यान, तो अवधान, अवधानात्मक श्रवण यानी ध्यान पूर्वक सुनना। फिर रसात्मक श्रवण है, रसात्मक का मतलब जैसे हम गाने सुनते हैं, गाने सुनते हैं इसका मतलब वो कौन सा श्रवण है, रसात्मक, हमें उसकी बोली कुछ है पता ही नहीं, अभी पंजाबी या हरियाणा गाने सुनते हैं तो उसमें वो क्या कह रहा है जो कुछ पता नहीं, लेकिन अपने को बस मजा आ रहा है, तो वो कौन सा श्रवण हो गया, रसात्मक। जहां पर क्या चीजें होती हैं, उचित यति गति भाव भंगिमा लहजा स्वराघात को समझते हुए सुनना, हालांकि यहाँ तो लिखा है समझते हुए, लेकिन वो जो भी है वो समझ रहे हैं अपन, वो रसात्मक में आएगा। और एक है विश्लेषणात्मक श्रवण, श्रवण अब नाम से स्पष्ट है, विश्लेषण यानी आप जो भी सुन रहे हैं उस पर आप जो अपने दिमाग में सारे जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है नेगेटिव एस्पेक्ट है उसमें और क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, ये सारा कुछ करोगे ना, विचार भाव तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए सुनोगे। अब यहाँ पर एक दृष्टि शब्द आया है और उसके साथ शब्द जुड़ा है क्या, तुलनात्मक, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव बात हो गई, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और कोई है जो क्या बात कह रहा है, ये सारा कुछ होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या, तुलनात्मक दृष्टि। और ये श्रवण कहलाएगा क्या, विश्लेषणात्मक। तो 3 प्रकार है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपन। पहला हो गया अवधानात्मक, इसका मतलब ध्यान देते हुए सुनना। रसात्मक का मतलब आनंद लेना उसका, उचित लय गति हाव भाव भंगिमा सारा कुछ है जो भी, अपन भी बहुत बार झूमने लग जाते हैं, गीत वगैरह चल रहा होता तो मस्त हो जाते हैं ऐसे, वो वाला श्रवण है जो रसात्मक में आएगा। और विश्लेषण का मतलब होता है जैसे पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो या कोई लेक्चर सुना जैसे हमने, और वहां वो कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आधा अधूरा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बात है जो कुछ चीजें इसमें छूट गई हैं या कुछ चीजें और थोड़ी और क्लियर करते तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ऐसा कुछ, तो उसको अपन बोल देंगे क्या,
विश्लेषणात्मक। अब इसके लिए प्रणालियां वगैरह हैं तो बात करनी पड़ेगी अपने को। श्रवण कौशल विधियां और उसके लिए जो साधन है उनकी यहाँ पर एक सारणी है अपने सामने और बढ़िया से इसको अपन समझते हैं। सहस्वर वाचन, ये एक शब्द है सहस्वर, नाम से ही पता चल रहा है। सह मतलब सहित और स्वर यानी आवाज, जो भी हम बोलते हैं वो। तो उसमें सामान्यतः श्रवण कौशल के लिए जो भी डेवलपमेंट में काम चीज आएगी बातें, तो उसमें एक तो जो भी बोल रहा है वो, है ना, वो आ जाएगा। और एक है बाल गीत, यहाँ से अपन है जो सहस्वर वाचन यानी बोल बोल के सीखेंगे। कहानी कथन है, कहानी कथन का मतलब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति, नानी माँ जो भी है, अपने को दादी, मतलब जो भी बड़े ऐसे कहानी पहले सुनाते थे। आजकल तो अपन वो छोटे बच्चे भी यूट्यूब में ही सुनते हैं, अपन भी लगभग यूट्यूब में ही सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं दूसरों की बातें। कहानी कथन हो गया। वाद विवाद, वाद विवाद में भी वो वाद विवाद करने वाले हैं, आपस में बात करेंगे, अपन क्या करेंगे, बाकी सब लोग सुनेंगे उनको, और भाई हाँ ये ज्यादा प्रभावशाली बोल रहा है, फिर वो बढ़िया बोल रहा है, ऐसे कुछ। प्रश्नोत्तर हो गया। श्रुत लेख है, श्रुत लेख सुना है सब, काफी बढ़िया टेक्निक है। और बहुत बार ऐसे जो होशियार होते हैं ना क्लास में, उनको मजा आता है, और सर श्रुत लेख लिखो, तो उनको पता है कि अपने तो सब सही निकलेंगे, बाकी क्या थोड़ा गड़बड़ होगा तो बढ़िया रहेगा। आदेश निर्देश है, कोई भी हमें बोलता है, निर्देश देता है या आदेश देता है, वो हो गया। खेल प्रणाली है, उसमें बहुत बार बोलना पड़ता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रार्थना सभा वगैरह होती है, तो वहां पर भी बोलने का मौका मिलेगा। और जहां पर भी किसी को बोलने का मौका मिल रहा है तो सुनने का मौका तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। भाषण है उसको भी सुनना पड़ेगा अपने को। अब इसमें जो साधन है उनकी बात की है, रेडियो, दूरभाष है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, प्रश्नोत्तर है, वाद विवाद है, सहस्वर वाचन है, श्रुत लेख है, आशुभाषण है। आशुभाषण का मतलब बताओ, पहले बात की, हाथों हाथ कोई टॉपिक दे और उस पर हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आंसू भाषण बोलते हैं। आंसू कवि भी होते हैं, कोई विषय दिया और उस पर तुरंत कविता बनाते हैं तो उसको आंसू कवि बोलते हैं। भाषण है, परिजन है, खूब कहानियां सुनाते हैं, डांटते भी हैं, आज मेरे को भी सुननी पड़ी थोड़ी डांट। कविता पाठ है, सिनेमा है, सीडी प्लेयर है। सीडी प्लेयर समझ गए क्या, पहले के समय चलती थी, आजकल तो चलती नहीं है। और वीडियो वगैरह जो भी मोबाइल में चलता है वो। तो ये बात कर रहे थे कि साधन कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न आए ना तो कहीं समस्या आती नहीं है, सामान्यतः अपन आराम से उसको जो साइड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सीख लिया हमने, कौन सा, हाँ, श्रवण के कितने प्रकार पढ़े, 3 प्रकार पढ़े, कौन कौन से, अवधानात्मक, रसात्मक और विश्लेषणात्मक। ध्यान पूर्वक सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, और लय गति का ध्यान रखते हुए आनंद लेते हुए सुनते हैं तो, और तुलनात्मक दृष्टि रखते हैं तो। क्लियर है ना। और फिर ये साधन वगैरह ये तो समझ में आ रहा है कि जहां से भी आवाज आ रही है वो सब साधन है, हो गए, है ना। आगे बात करनी है उच्चारण, बोलना, या उसको भाषण बोल देते हैं अपन। उच्चारण की शुद्धता पर यहाँ पर बल दिया जाता है। विशेष बल किस पर है बोलो, उच्चारण की शुद्धता पर। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उच्चारण की शुद्धता को, एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, है ना, ये बोलेंगे। और धारा प्रवाह बोलने को फिर बोलेंगे फ्लुएंसी। ये अंग्रेजी के शब्द भी थोड़े बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अपने भाव या विचारों को स्पष्ट, प्रभावी और प्रभावपूर्ण भाषा में बोलकर अभिव्यक्त करना कौन सा कौशल है, उच्चारण कौशल है, बोलना कौशल है, या भाषण कौशल है। ठीक है। अपनी बात का औचित्य सिद्ध कर पाना, भाई आप जो भी बात करे हो उसका औचित्य तभी रहेगा जब आप उसको क्लियर कर पाओ कि हाँ ये बात है। उचित स्वर, गति, हाव भाव के साथ शुद्ध उच्चारण सीखना। अब ये आया ना उचित स्वर, उचित स्वर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, ये तो हो गया उचित स्वर। फिर गति, बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। अभी बहुत बार होता है ना, अपन यूट्यूब में कभी क्लास वगैरह देखते हैं तो 1.5 की 2 की स्पीड कर लेते हैं, फिर उसकी वो गति है जो फुल रहती है, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं होते हैं। मान लो 1 घंटे की क्लास है, 2 की स्पीड में चलाएंगे तो आधे घंटे में हो जाएगी, वो आधा घंटा भी बहुत बार ऐसे होता है कि वेस्ट हो जाता है, कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ता है, टाइम निकल जाता है, होता है कैसे, तो वो उचित गति नहीं होने के कारण। और कभी देखना, जब भी अपन मूवी देखते हैं ना तो कभी स्पीड बढ़ा के नहीं देखते, उसको आराम से देखते हैं, मतलब वो एक ही स्पीड में चलेगी। आज सुबह, मतलब पहले मैं ये जो सुन रहा था, पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें स्पीड बढ़ा रखी थी, 1.5 की कर रखी थी। और फिर मैंने गाना चलाया तो आजकल यूट्यूब भी होशियार हो गया ज्यादा, कि इसको 1.5 की स्पीड में सुनने में मजा आता है, तो वो गाना भी 1.5 की स्पीड में चला दिया, तो वो बहुत अजीब लग रहा था, मतलब फटाफट उसको सही करना पड़ा, 1 की स्पीड में लाना पड़ा। ये बहुत बार अपने सामने है समस्या। तो ये बात है जो किसकी कर रहा है, गति की बात कर रहा है, यानी कि स्पीड है वो भी कंट्रोल में होनी चाहिए बोलने में। हाव भाव के साथ, अब हाव भाव का मतलब क्या हुआ, हम कोई जैसे खुशी की बात कर रहे हैं और हमने अपनी शक्ल है वो बना रखी है ऐसी,
तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हाव भाव का मतलब ये है कि जैसी बात कर रहे हो वैसे हाव भाव होने चाहिए, और प्रभावशाली बोलने में वो आ जाएगी बात। हाँ, ये चीजें हैं जो इसका एक तरीके से मान लो ऐसे बेसिक प्रस्तावना हो गई। अब इसके प्रकार की बात करते हैं हम। मौखिक अभिव्यक्ति में दो प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, उसमें एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। अब ये शब्द हमने खूब जगह सुने हैं, जिसमें स्थान समय वगैरह ये फिक्स होता है, कुछ सिस्टम होता है जिसका, तो उसको तो क्या बोलते हैं अपन, औपचारिक बोलते हैं। और जिसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती तो वो क्या है, अनौपचारिक है। जैसे अपन मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, तो वो इन दोनों में से किस में आएगा, औपचारिक में आएगा, वहां औपचारिकता कर रहे हैं, समझ में आएगा वो। और अनौपचारिक का मतलब क्या है, जो चल रहा है बहुत बढ़िया है, तो वो अनौपचारिक में आएगा, आम बातचीत, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो साहित्यिक संदर्भ है वो थोड़ा सा अलग है। इसको औपचारिक और अनौपचारिक को शायद हम जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़ा था, कहीं आया था ये। एक निरौपचारिक और आया था। तो औपचारिक का मतलब तो विद्यालय वगैरह होते हैं जिसमें फिक्स टाइम होता है, एक सिस्टम होता है, सिलेबस होता है, साल भर चलता है। और एक होता है अनौपचारिक, जिसमें क्या आ जाएगी चीजें, और फिर पत्राचार वगैरह से अपन पढ़ते हैं, तो वो किसमें चला जाएगा, निरौपचारिक। यहाँ दो ही है, समझ में भी आ रहा है। ये थोड़ा साहित्य के संदर्भ में बात की है तो बात कर लेते हैं। साहित्यिक विधाओं के रूप में जो अभिव्यक्ति होती है वहां औपचारिकता होती है। जैसे कभी प्रार्थना सभा में आपको कहानी के लिए कहा, तो वहां आगे और ऐसे खड़े होकर, कभी कभी तो वाइब्रेशन भी हो रहा होता है, और फिर अपन बोलते हैं ऐसे कि आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, गुरुजनों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और गलती हो तो क्षमा करें, और क्षमा नहीं किया तो, ये कोई कहता नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अब ये जो बात हमने कही है ना, ये है औपचारिकता, क्या है बोलो। और अपने कहीं जैसे अपना दोस्त है या दोस्तों में बैठे हैं अपन, वहां अपने को कोई चुटकुला याद आ गया या कुछ, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि आदरणीय दोस्तों मैं आपके सामने जो चुटकुला ऐसे नहीं, वहां हम डायरेक्ट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे अपन क्या, आम बातचीत बोलेंगे। क्लियर हो गया ना, औपचारिक अनौपचारिक। अब ये साहित्यिक विधा का मतलब, मैंने कहानी का उदाहरण दिया है, कहीं भी कविता पाठ वगैरह होता है तब भी ये नियम लागू होता है। अब उच्चारण में हम जो कौन कौन सी अशुद्धियां करते हैं उसके बारे में भी लिखा है, तो थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे सामान्यतः मात्रा, उस पर जोर वगैरह देने में गड़बड़ हो जाती है। अनुनासिक, जो नासिक शब्द होते हैं उनमें गड़बड़ हो जाती है। स्वराघात में गड़बड़ होती है। शारीरिक विकार भी इसमें हो सकता है। स्थानीय भाषा बोली का प्रभाव हो जाता है। जैसे मेरी सबसे बड़ी समस्या नोट की होगी, वो लोकल लैंग्वेज आ जाती है बीच में, तो बहुत अजीब लगता है। और भी बहुत सारे टीचर अपन पढ़ते हैं, तो हालांकि कुछ को तो मजा आता है इसमें कि हाँ ऐसे बोले तो बढ़िया रहता है, और कुछ को लगता है कि यार ये क्या है। जो ज्यादा थोड़े हिंदी स्पेशलिस्ट हैं उनके समस्या है। अक्षर संबंधी अक्षर या संयुक्त अक्षर है, उसको बोलने में बहुत बार जो समस्या आती है अपने। प्रयत्न लघु, कम श्रम में कार्य पूरा करना, प्रयत्न लघु बोलते हैं उसको। बहुत बार हमें जो शॉर्ट में बोल देते हैं, गांव में बहुत सारे शब्द है ना वो विकृत हो गए केवल और केवल इस प्रयत्न लघु के चक्कर में। मतलब हमने शब्दों को ऐसे बना दिया, तोड़ के बीच का एक आध अक्षर है उसको खा गए, वो कहलाता प्रयत्न लघु। हम ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते। उच्चारण की शुद्धता इससे प्रभावित होती है। कृष्ण के स्थान पर किशन बोल दिया या कान्हा बोल दिया, मैंने को देखा होगा बहुत बार, कन्हैया बोलने में नहीं आता है, ऐसे बोल दिया कान्हा, तो वो समझ आता है कि भाई हाँ। या अभी मैं बोलने लगा कसन, मतलब किशन को भी आप बोलते हैं ऐसे बहुत बार है, जो शब्द प्रयत्न लघु के कारण गड़बड़ हो जाता है। श्रृंगार के स्थान पर अपन क्या बोल देते हैं, श्रृंगार बोल देते हैं। और भी एक दो शब्द बताओ जिनको अपन प्रयत्न लघु के कारण थोड़ा गड़बड़ करते हैं। उदाहरण किशन का बढ़िया है। और बोलो, एक दो शब्द बोलो ऐसे जिनको हमने थोड़ा विकृत कर दिया जबकि मूल रूप उनका अलग है। बिलड़ है ना, हाँ बिलड़ है, कहाँ जा रहे हो, तो बिलड़ जा रहा हूँ, बिलवाड़ा नहीं बोलते पूरा। और कोटड़ी को क्या करने लगे, कोल्डी। और सवाईपुर को, ये सारा कुछ किसमें आएगा बोलो, प्रयत्न लघु में आएगा। यानी हम कम श्रम में जो अपना काम पूरा करना चाहते हैं। चलो ये बातें हो गई कुल मिलाकर किससे संबंधित, अशुद्धियों से संबंधित। भी हम इस लेवल तक की अशुद्धियां कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन अच्छे वक्ता के गुण। अच्छे वक्ता का मतलब, बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सुनना चाहते हैं या सुनते हैं, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, या हम अगर चाहें इन फ्यूचर के भाई हमें भी सुना जाए बढ़िया से, कोई भी हम जब बोल रहे हैं तो बढ़िया सुने, तो ये गुण है जो हमारे अंदर होने चाहिए। उसमें पहला हो गया कौन सा, शुद्धता। यानी आप जब बोल रहे हैं तो एकदम प्योर शब्द हैं उनको काम में लेना। फिर क्या होना चाहिए, सरलता। अपनी डोपर के चक्कर में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो सुनने वालों को समझ में नहीं आए, इसको बोलेंगे अपन क्या, सरलता।
फिर क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी बोल रहे हो तो वो बोलते हैं ना कि कहना क्या चाहते हो, ऐसा भाव किसी के मन में नहीं आए, है ना, उसको बोलेंगे स्पष्टता। अभी बहुत सारे एक दो है नेता अपने जिनकी बात को सुनोगे ना तो 2 मिनट में मतलब खुद को ऐसे लगने लग जाएगा कि मूल भाव क्या है, ये कहना मतलब वास्तविक विचार क्या है जो पता ही नहीं चलेगा अपने। फिर मधुरता तो है ही है, बहुत अगर फ्रेंड्स ऐसे बोलेंगे तो फिर सामने वाले हैं जो थोड़े। फिर स्वाभाविकता है, अब आजकल क्या एआई आ गई, तो एआई है वो जो क्या नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। अब हम जब भी बात कर रहे हैं और बना के बात कर रहे हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि भाई ये जो तरकीब लगा रहा है ना। तो अगर स्वाभाविक होगी बात तो वो ज्यादा प्रभावी होगी, है ना। फिर क्रमबद्धता है, बात कहने का एकदम प्रॉपर तरीका होना चाहिए, सबसे पहले क्या बताना है, उसके बाद क्या बोलना है, लास्ट में क्या बोलना है, ऐसे कुछ। फिर गतिशीलता या प्रवाहिता, जैसे कहानी वगैरह बोल रहे हो, कहानी सुना रहे हो तो उसमें एक प्रवाह होना चाहिए, मतलब आगे से आगे क्यूरियोसिटी बढ़ती जानी चाहिए। फिर है अवसरानुकूलता, जब जो बात कहनी है उसी समय वो बात कही जाए, इसको क्या बोलेंगे अपन, अवसरानुकूलता। फिर है प्रभावोत्पादकता, यानी कि जो भी बात करे हो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए सुनने वालों के ऊपर। शिष्टता का ध्यान रखना है, अपने यहाँ जो बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जाता है, शिष्टता का मतलब तो समझ गए, भाई जो बड़े हैं उनसे आप कह के बोलना है, और जो भी ये सारा कुछ है उसको शिष्टता बोलते हैं अपन। संक्षिप्त का मतलब बहुत ऐसे हाँकना नहीं चाहिए, साथ जो भी बात समझानी है एकदम क्लियर समझा देनी चाहिए, और भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सार गर्भित हो। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है जो कहानी सुना के छोटा सा पॉइंट नहीं बताना, एकदम नपे तुले शब्दों में बात करें। तो ये सारे के सारे गुण हैं जो हर एक शिक्षक में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए, क्योंकि उसको तो बोलना ही बोलना है पूरी जिंदगी। तो ये फिर सभी शिक्षक ही बैठे, भावी शिक्षक, तो अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना इन शब्दों को। अगर ऐसे पूछ ले जैसे मान लो कि इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले नंबर पे मैं तो कंप्लीट करूंगा, तो वो कौन सा है भाई। ये भगवान आ जाए, जैसे मान लो विष्णु भगवान पहले होता था ना, रावण और वो राक्षस तपस्या करते थे तो भगवान आ जाते थे, और वो आके पूछते थे ऐसे कि बोल तेरे को क्या चाहिए, एक वरदान दे दूंगा मैं। तो मान लो इनमें से अपने को कोई एक वरदान दे कि भाई ये चीज तेरे में आ जाएगी, तो क्या चाहोगे। अपनी तरफ से बोलना, वो तो किसी को अलग लग सकता है, मेरे को अलग लग सकता है उससे। बोलो, बोलो रे, अपना अपना बताओ तुमको। हाँ कृष्णा, सरलता चाहिए इसको, बढ़िया बात है। और निकिता को स्पष्टता, और सोनिया को क्या लगता है, मधुरता, और माया जी को क्या लगता है, पूछ ले मतलब सोनिया की तरफ से। हाँ निकिता को क्या लगता है पीछे, इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा लग रहा है कि ये अच्छे वक्ता में सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, मधुरता ही। और पूजा को क्या लगता है, बोलो देखें, सरलता। यस, मतलब सरलता किसने बताया था, इधर इसके फॉलोवर है। आप पीछे आरती, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए बात। और माया को क्या लगता है, स्पष्टता। और पीछे कुमकुम, अभी नए ट्रेंड से हो गया क्वेश्चन की भाई लास्ट वालों को ऐसा फील नहीं आना चाहिए कि हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या बताया कुमकुम ने, मधुरता, बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है, जिसको लगता है कि ये सबसे पहले नंबर पे तो वो रखो, और बाकी चीजें भी कोशिश करनी चाहिए, सीखना ही चाहिए। उच्चारण कौशल की विधियां मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती हैं, क्योंकि ये कौशल सीखेगा तो फिर मौखिक अभिव्यक्ति है वो तो प्रभावशाली बन जाएगी। अब उसमें 3 स्तर हैं अपने, और तीनों स्तर पे अलग अलग तरीके से हैं जो अलग अलग माध्यम से अपन सीखते हैं। मान लो प्राथमिक स्तर का एक बालक है, प्राथमिक स्तर का मतलब हो गया कक्षा 1 से 5 के बीच में पढ़ रहा बालक, तो उसको कौन कौन से टूल है जो इसमें बढ़िया निपुण करेंगे। तो पहला हो गया पाठ्य पुस्तक, किताब है उसको बोल बोल के वो सुना सकता है दूसरों को। वाक्य रचना विधि, कोई भी वाक्य है उसकी रचना की फिर बोल रहा है। कहानी कथन विधि, बालक है उसको कहानी कहने का जब भी मौका मिलेगा तो फिर वो स्किल है जो डेवलप होगी उसकी। सहस्वर वाचन है, सहस्वर वाचन का मतलब सामने किताब है और उसको पढ़ रहा है बोल के। फिर कविता एवं बाल गीत है, उसको क्या कर लेते हैं बच्चे, कंठस्थ कर लेते हैं। मैं बहुत बार कहता भी हूँ ऐसे, जैसे हमारे यहाँ स्कूल में नॉर्मली ऐसे होता है कि अपने 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो वो कार्यक्रम में सामने जाते हैं बच्चे और कविता बोलते हैं, नॉर्मली यही होता है। तो छठी सातवीं और आठवीं के बच्चे हैं ना वो पांचवी की या चौथी की कविता बोलते हैं, क्योंकि वो ही पक्की याद होती है, उस समय जो खूब बुलाते हैं ऐसे भी याद हो जाते हैं।
फिर चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन का मतलब क्या हुआ, एक सामने चित्र है, उसको देख के आपको 2 वाक्य बोलने हैं, 5 वाक्य बोलने हैं, तो उसको क्या कहेंगे अपन, चित्र वर्णन। प्रश्नोत्तर में बोलना होता ही है। लिखित रचना लिखा हुआ है उसको भी बोल सकता है। और ध्वनि साम्य, ध्वनि साम्य में वो चीज आती है जैसे हम है जो एक शब्द ट्यून जोड़ देते हैं उसमें, जिसको अपन अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे वो आते हैं, जैसे गुड है उसके साथ वुड जुड़ गया जैसे, तो ध्वनि साम्य आएगा ना, है ना। शुड और शब्द जोड़ लो, चाहे और ऐसा शब्द जो मिलता जुलता सा हो। बहुत बार जब ये अपन होमवर्क वगैरह देते हैं उसमें भी मिलाते चलते हैं उन शब्दों को, ध्वनि साम्य का ध्यान रखते हुए। और बताओ, देखिए इसके उदाहरण बताओ ध्वनि साम्य के क्या हो सकते हैं। जैसे गुड वुड तो मैंने बता दिया, ऐसे ही और कुछ, हाव भाव नाव है, नाना दाना। चलो ठीक बात है, ये ध्वनि साम्य थोड़ा ध्यान में आना चाहिए भी, इसका मतलब ये है। हाँ, ये सारे के सारे कौन से स्तर के हैं बोलो, प्राथमिक स्तर के। अब कोई ऐसे ठेका नहीं है इनका कि ये प्राथमिक स्तर के तो उधर काम में नहीं आएंगे। कहानी है जो 10वीं का बच्चा भी बोल सकता है, लेकिन शुरुआत में ये ज्यादा प्रभावशाली होंगे, ऐसा बताना चाह रहा है। ठीक है। अब आगे देखो, माध्यमिक स्तर या उसको अपन छठी क्लास से आगे उच्च प्राथमिक स्तर कहेंगे, जिसमें मौखिक वर्णन है, बोलना, डिटेल्स बताना किसी के बारे में, टेलीफोन वार्तालाप है, हाय हेलो करना सीख जाता है, मतलब आराम से बात कर लेता है। फिर कविता पाठ आएगा, दोनों में मिल जाएगा, ये बाल गीत था, इधर कविता पाठ है। सहस्वर वाचन दोनों में कॉमन हो गया। संवाद का मतलब क्या है, पहले तो विषय भी होता था संवाद है, अंग्रेजी में और हिंदी में संवाद लिखने के लिए, छठी सातवीं आठवीं में। फिर भाषण है, बोलना। चित्र वर्णन हो गया, दोनों में आ जाएगा। बाल सभा में बोलना। नाटक अभिनय है, नाटक में भी क्योंकि अभिनय करेगा तो वो बोलेगा तो नहीं है। अभी गेगा खड़ा वाले हैं, बोलने में ज्यादा दक्ष है, उसका कारण यही है क्योंकि हर साल रामलीला होती है, तो वहां वो संवाद सीख जाते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो और फिर वो दूसरी पार्टी। सामूहिक परिचर्चा, सामूहिक परिचर्चा का मतलब हो गया सारे ही कुछ बोल रहे हैं तो वहां भी मौका मिलेगा। और अनुच्छेद है, कोई एक यूनिट है, उस पर उसका जो कॉन्क्लूजन है उस पर बात की जाती है। फिर बड़े बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, वो भाषण प्रतियोगिता होती है, वहां पर प्रभावशाली बोलना। फिर वाद विवाद प्रतियोगिता है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सामूहिक परिचर्चा दोनों में आ जाएगी। कवि सम्मेलन में जा सकते हैं, विचार गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, पैनल चर्चा हो सकती है, किसी किताब की समीक्षा कर सकते हैं। और बहुत सारी साहित्यिक प्रतियोगिताएं जिसमें कविता पाठ हो गया, कहानी है, निबंध है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और अब इसमें थोड़ा सा अपन ऐसे भी बात कर लें, जैसे कि मान लो परीक्षा में प्रश्न आया कि ये कौन से स्तर के लिए ज्यादा बढ़िया है, तो भाषण प्रतियोगिता वगैरह की ऐसी बात कर रहा है तो वो हायर लेवल पे चला जाएगा, और बाल गीत वगैरह की बात कर रहा है तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, कविता पाठ और सामान्य जो बातें हैं वो इसमें आ जाएगी। और ऐसे कभी नहीं आएगा कि एक प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा है जो केवल प्राथमिक स्तर पे है, दूसरे पे नहीं है, ऐसा कभी नहीं आएगा। और प्रश्न आएगा तो वो एकदम क्लियर ऑप्शन देगा, वहां पर पता लगा सकते हैं। 2-3 बार जब भी रिवीजन करोगे इसका अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। और ये प्रश्न आया हुआ 2022 वाला, मौखिक भाषण की प्रत्यक्ष विधियां, भाषण, वार्तालाप, अभिनय, वाद विवाद और संवाद। ये सारी सारी विधियां कैसी हैं, प्रत्यक्ष है। भाषण देने वाला हमारे सामने रहेगा, वार्तालाप भी जिससे करेंगे वो सामने रहेगा, है ना। अभिनय में भी दर्शक है जो सामने हो गए अपने, वाद विवाद में तो वाद विवाद करना है तो सामने रहेगा। संवाद वही है, वार्तालाप और संवाद लगभग एक ही जैसा अर्थ देता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि। अब यहाँ ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये शब्द आएंगे, थोड़ा ध्यान रखना। प्रत्यक्ष है वो कौन सी आ जाएगी, अभिनय प्रदर्शन। आशु भाषण एक योग्यता है, तो आशु, आशु का मतलब होता है तुरंत, त्वरित रूप से एक किसी टॉपिक पर हम बात करते हैं वो। और ये कौन सी योग्यता है, तो किसकी हो गई, भाषण है का मतलब बोलना। 9-10 माह का बालक बोलने की कोशिश करता है, ध्वनि निकालता है, ये ठीक बात है, कोशिश करने लग जाता है अपनी तरफ से, और अजीब सी ध्वनि करता, मतलब मजा आता है उसको। 3-4 वर्ष तक बालक स्पष्ट बोलना सीख जाता है। अब इसमें ये जो भी अपने लिखने वाले हैं, किताबों में जो भी लेखक हैं लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं 3, 4, 9, 10, क्योंकि उसमें फिक्स नहीं कहा जा सकता। तो कुछ बच्चे हैं उनमें जो भाषाई विकास है वो थोड़ा सा डिले होता है, कुछ में जल्दी भी हो जाता है। कुछ बच्चे हैं जैसे मान लो दादा दादी से उनके संपर्क में रहते हैं, तो प्रॉपर लैंग्वेज का उपयोग करने वाले ऐसे लोग हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा ही मतलब उनकी संगत है 24 घंटे की, तो उनमें भाषाई विकास है जो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और कोई बच्चा है उसको इन्वायरमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो फिर वो जब स्कूल जाना शुरू कर देगा तब जाके उसका। तो 2 कौशल हो गए अपने कंप्लीट। पहला हमने पढ़ा था कौन सा, श्रवण, और दूसरा पढ़ लिया हमने कौन सा, उच्चारण। उच्चारण में हमने जो अलग अलग प्रकार पढ़े, कौन कौन से बोलो।
औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। औपचारिक तो कैसा होगा, वो क्या दिमाग से थोड़ी देर के लिए स्किप हो जाता है मामला। औपचारिक तो अरे नहीं नहीं, वो अलग है। औपचारिक तो जहाँ साहित्यिक विधाएं वगैरह जो प्रस्तुत की जाती है तो औपचारिकता होती है, और आम बातचीत है उसको अनौपचारिक है। इतना ही पढ़ा था। बाकी फिर तीनों स्तर में कौन कौन से हैं जो साधन होते हैं, तो उसमें तो बात करने की आवश्यकता नहीं है, वो समझ जाएंगे। अब बात करते हैं अपन तीसरे कौशल की, नाम है पठन कौशल या वाचन कौशल। पठन, पढ़ना, वाचन। अभी जैसे मैं जो काम करता हूँ, मेरा मूल काम ही यहाँ क्या है, पठन कौशल या वाचन, मतलब इसको बांचना है। वाचन का अपने गांव में जो क्या बोलते हैं, बांचना। बांचना समझ गए। मुख्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, मतलब काम तो अर्थ ग्रहण का ही है भाई, सुनकर अर्थ ग्रहण करो चाहे पढ़कर। तो वाचन है, अगर पठन है तो वहां पर आपको जो क्या करना पड़ेगा, अर्थ ग्रहण तो करोगे लेकिन पढ़कर करोगे, ठीक है। पठन एक सोद्देश्य, सार्थक तथा चिंतन प्रदान क्रिया है। तीनों शब्द ध्यान देखना। देखो पहला तो है सोद्देश्य, इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है। फिर दूसरा है सार्थक, कुछ भी पढ़ोगे तो कोई ना कोई मीनिंग तो उसका जरूर होगा, अगर मीनिंग नहीं है तो पढ़ोगे नहीं। और एक है चिंतन प्रदान, पढ़ने के बाद आपके मन में जो बहुत सारा वो प्रवाह हो जाएगा विचारों का, ऐसे और सोचने लगोगे, तो उसको अपन कहेंगे चिंतन। सार्थकता और भाषा की लय का निर्वाह पठन कौशल का अनिवार्य गुण है। अनिवार्य गुण कौन से हैं ऐसे पूछ ले तो देखो, एक तो है क्या, सार्थकता, और एक है भाषा की लय का निर्वाह। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत बार लाइन छोटी सी ऐसे मामूली लगती है, लेकिन वो एग्जाम में बहुत काम की हो सकती है। यानी कुछ भी पढ़ रहे हैं वो जो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। फिर लिखित सामग्री को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के पश्चात अपना मंतव्य स्थिर कर तदनुसार व्यवहार करना पठन कौशल कहलाएगा। अब ये पठन कौशल की जो परिभाषा है ना, एग्जैक्ट एकदम, वो लास्ट की लाइन में है। एक बार वापस पढ़ लो, सभी बोल दो इसको। पढ़ लिया, बढ़िया। सामग्री तो है लिखित, आप उसको पढ़ रहे हो, अर्थ ग्रहण कर रहे हो, उसके बाद अपना मंतव्य स्थिर कर रहे हो, उसके बाद है जो उसके अनुसार व्यवहार कर रहे हो। इतना सारा काम है वो किसमें आएगा, पठन कौशल में। इसीलिए कहा जाता है ऐसे कि भाई हम है ना, हमारा तो जैसे मान लो इसको दुर्भाग्य भी नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग उसके जैसा ही है कि हमें जो किताबें पढ़नी पड़ती हैं उनका आगे कोई बहुत ज्यादा जो रोल होता नहीं है, नहीं होता है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी किताबें हैं ऐसी दुनिया में जिनको अगर हम पढ़ते हैं, रोज के 10-15 पेज भी पढ़ते हैं, तो उसका बहुत जीवन में जो फायदा हो सकता है अपने, क्योंकि वहां पर हम जो पहले उनको पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, मंतव्य स्थिर करेंगे, और अपना व्यवहार है उससे बदलेगा। अभी अधिगम है उसकी परिभाषा में हमने जस्ट अभी बात की थोड़ी देर पहले कि भाई व्यवहार में क्या हो, परिवर्तन हो। और वो अगर ऐसी है किताबें तो थोड़ी, जब लग जाओ नौकरी उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल तो अपने को कौन सी किताबों में कौशल है जो अपना ढूंढना है? इनको ऐसे मानना है कि यहाँ से भी हम क्या पॉजिटिव सीख सकते हैं, हमारे व्यवहार में क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, वो कोशिश करना। पठन के भी दो प्रकार है, एक है अपना सहस्वर और एक है मौन। अब सहस्वर और मौन में बेसिक सा अंतर है, और सबके समझ में भी आ रहा है। सहस्वर का मतलब आप पढ़ रहे हो, मैं जैसे अभी जो पठन कर रहा हूँ वो कौन सा है, सहस्वर है। और एक जो अपन घर पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो अपन बिल्कुल चाचू, बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए वहां पर, तो वो कौन सा हो गया। अब मौन के भी इन्होंने दो प्रकार रखे हैं, एक हो गया गहन या गंभीर पठन, और एक है द्रुत या त्वरित पठन। अब गहन या गंभीर का मतलब ये है कि पूरा ध्यान है आपका, क्या पढ़ रहे हो, एक एक शब्द पूरा अच्छे से आपका ध्यान जा रहा है वहां। और एक है कहानी वगैरह पढ़ रहे हैं तो अपने समझ में आता जाता है, फुल स्पीड से अपन पढ़ते हैं, 120 पे चल रही है गाड़ी, तो वो क्या कहलाएगा, द्रुत पठन या त्वरित पठन। अब सहस्वर के बारे में बात करते हैं। नाम से वैसे स्पष्ट है, ध्वनि उच्चारण के साथ वाचन करना, रुचि दृढ़ पठन के प्रति। दृढ़ पठन शब्द आया है, बहुत बार होता है अपन जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं तो मजा भी आता है, और बहुत सारे टीचर ऐसे कहते भी हैं कि भाई आप जोर जोर से बोल के पढ़ो अगर कोई चीज याद नहीं हो रही है तो। और अपन थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, बोलने में समस्या ये है ना। अभी जैसे मान लो कि ये माइक नहीं हो, तो मैं जो 10-15 मिनट बोलूंगा उसके बाद फिर पठन की प्रारंभिक अवस्था सस्वर वाचन है, यानी कि सस्वर वाचन ही करता है बालक, जो शुरू में पढ़ता है ना तो जोर से बोल के ही पढ़ता है। ऐसे भी परीक्षा में आ जाएगी प्रथम अवस्थाएं जो कौन सी है, तो अपने को ध्यान रखना है वो कौन सी है, सस्वर वाचन है। यानी जब आपने पहली कक्षा में किताब पढ़ना सीखा तो वहां पर आप जो मन में नहीं पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे,
बोल बोल के। अभी भी देखना छोटे बच्चों को देखोगे तो वो जोर से ही बोलेगा जब भी पढ़ेगा। ये वाचन कौशल विकास का डेवलपमेंट में शुरुआती बात हो गई। छोटी कक्षाओं जिसमें 8 साल की आयु तक के बच्चे आएंगे इनके लिए ज्यादा बढ़िया है सहस्वर वाचन प्राथमिक कक्षाओं में, और खूब बोलते भी हैं बच्चे। सहस्वर पठन में शरीर के 4 अवयव जिसमें आंख, कान, मस्तिष्क और उच्चारण अंग है, ये है जो सक्रिय रहेंगे। आंख क्यों? क्योंकि उसको किताब को देखना है, और भी आवाजें आ रही है उसको भी सुनना है, समन्वय करना है, साथ का साथ दिमाग है जो एक्टिव रहेगा, वही तो है सारा कुछ, वो देखेगा उसको जो डिकोड करके और फिर वो उच्चारण करेगा। श्रोताओं की संख्या और अवसर के अनुकूल वाणी को नियंत्रित करना। अब यहाँ पर एक बात आई है, श्रोताओं की संख्या, यानी ज्यादा लोग बाग हैं जैसे, तो आपको थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा। और या फिर कोई है जो दूर है अपने से और उसको सुनाना है, तब भी कैसे बोलना पड़ेगा। और कोई अपने बिल्कुल पास में है, अपन जोर जोर से बोल रहे हैं तो वो घबरा के भाग जाएगा, तो उस समय धीरे बोलना है। अवसर के अनुकूल वाली बात तो समझ में आ रही है, वैसे कोई समस्या नहीं। उचित ध्वनि निर्गम, निर्गम शब्द का मतलब क्या होता है बोलो? आवाज निकालना, ठीक है ना, उचित होनी चाहिए वो। वर्णमाला के सभी वर्णों, लिपि, प्रतीकों तथा अक्षर विन्यास का पूर्ण ज्ञान कराना। बच्चे हैं उनको आप जो वर्ण हो गया, प्रतीक हो गया, जो अक्षर विन्यास है उसका बढ़िया प्रॉपर है जो ज्ञान करवाएंगे। अब इसमें भी सहस्वर में भी भेद है। जैसे एक अकेला ही पढ़ रहा है तो उसको कौन सा पठन कहेंगे? व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत में दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो टीचर पढ़ रहा है तो वो एक मॉडल के रूप में पढ़ेगा। मॉडल के रूप में का मतलब कि भाई मेरे को फॉलो करना आप सबको, तो उसको कहेंगे आदर्श वाचन। कौन सा वाचन कहेंगे? आदर्श वाचन। बच्चे देखेंगे टीचर को बोलते हुए, फिर वो जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा है अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के जस्ट बाद में बच्चे बोलेंगे उसको अपन बोलते हैं अनुकरण वाचन। बहुत बार जैसे कोई आरएसएस के कार्यक्रम में गया तो वहां पर गीत बुलवाते हैं, हर कार्यक्रम में गारंटी है कि एक ना एक गीत बुलवाते बुलवाते हैं। तो उसमें एक जो मुख्य होते हैं वो बुलवाने वाले, वो बोलते हैं एक लाइन, उसके बाद सबको दूसरों को भी बोलना पड़ता है। तो वो बोल रहे हैं पहले, वो हो गया आदर्श, और फिर सब बोल रहे हैं वो क्या हो गया? अनुकरण। यही सेम कहानी है जो विद्यालय में लागू है, यही सेम कहानी और जगह भी लागू हो सकती है। समवेत या सामूहिक पठन। समवेत शब्द से ही पता चल रहा है कि सारे के सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं ना। छोटी कक्षाओं में बालकों के उच्चारण संबंधी झिझक को दूर करने के लिए तथा उच्च कक्षाओं में कविता पाठ के उपरांत बालकों में उचित यति, गति, लय, ताल आदि का विकास करने हेतु संवेद वाचन का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार होता है ना, अपन ऐसे मतलब एक साथ 10-15 बैठे हैं, उनमें से एक दो जने ऐसे हैं जिनको उच्चारण में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती है बोलना, लेकिन सब जने बोलते हैं तो फिर वो भी हाँ करने लग जाते हैं ऐसे, तो थोड़ा उनका भी है जो फ्लो में आ जाता है मामला, उस हिसाब से इसका उपयोग कर लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे बच्चों में बोलने की झिझक होती है, बहुत होती है, ये चीज नोट की होगी बहुत बार, अपने खुद में भी देखी होगी, बोलने में बहुत तकलीफ महसूस होती है। अब पहला पढ़ा था हमने कौन सा? सहस्वर। सहस्वर में आदर्श और अनुकरण दोनों पढ़ लिया। आदर्श वाचन कौन करेगा? शिक्षक, और अनुकरण वाचन विद्यार्थी करेंगे, है ना। अब बात करें अपन मौन वाचन की। मौन वाचन, मौन शब्द है सबको पता है, कोई बोलने का काम ही नहीं है। लिखित सामग्री को बिना आवाज किए मन ही मन में शांति पूर्वक पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को मौन पठन कहते हैं। और देखो ये नोट्स हम ना एक बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद एग्जाम से पहले, जस्ट टेस्ट से पहले एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा। किसी को भी पूछ ले कि मौन वाचन का मतलब क्या होगा तो बता सकता है ना आराम से, बस ये थोड़ा एक बार देख लिया तो और क्लियर हो जाएगा। अर्थ बोध और पढ़ने की गति पर यहाँ जोर दिया जाता है। तो एक तो बात है किसके बोध की? अर्थ बोध की, और एक बात है किसकी? स्पीड की, ठीक है ना। अर्थ ग्रहण हेतु सबसे बढ़िया, तो ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भाई आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इनमें अर्थ ग्रहण के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा है? तो कौन सा है बोलो? मौन वाचन। ऐसे कहा जाता है कि पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा ठीक रहता है। चित्त की एकाग्रता। अब अपने सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि अपना मन नहीं लगता है। पढ़ने तो लगते हैं, 4 शब्द पढ़े फिर अपना मन है जो कहाँ चला जाता है? अभी बहुत सारा वो चल रहा है, कुछ का लाइब्रेरी में घूम के आ जाता है, कुछ का उधर कौन सी दुकान हो, पानीपुरी। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक है। स्थूल और सूक्ष्म शब्द तो क्लियर है, बहुत अपने को अगर डेप्थ में पढ़ना किसी टॉपिक के, वहां पर माइक्रो उसको बोल देते हैं, और बड़े लेवल पर भी पढ़ना है तब भी सामूहिक मौन पठन भी किया जाता है। लाइब्रेरी वगैरह में अपन या क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, और
सब जो पढ़ रहे हैं तो उसको सामूहिक मौन पठन कह सकते हैं अपन। और यहाँ से है जो ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। समझ में आ गई ना बात ये? सीखा हुआ ज्ञान ज्यादातर संभावना रहती है कि कैसा होता है, सही होता है, मेहनत कम लगती है। अभी मैंने कहा ना कि अगर हम सहज स्वर वाचन करते हैं तो थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। यहाँ पर थकान कम आएगी। अगर अपन साइलेंट हैं और केवल पढ़ रहे हैं तो थोड़ी आंखें जरूर थकेगी, लेकिन हम पूरा मतलब एकदम सिस्टम है वो काम करता रहेगा। केवल आंखें और मस्तिष्क ही सक्रिय रहेगा। अवकाश के समय का इससे क्या हो सकता है, सदुपयोग हो सकता है। आजकल वैसे ये जब इन्होंने नियम वगैरह बनाए रहे लिखे थे, इनको मोबाइल का पता नहीं था। बाकी अवकाश के समय का सदुपयोग क्या होता है वो तो अब पता चलता है इनको, है? एक विद्वान है ब्रायन, नाम है विद्वान का ब्रायन। मौन पठन अल्प व्ययी है, अल्प व्ययी का मतलब कम खर्चा, दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है द साइलेंट रीडिंग, ब्रायन ने, ठीक है ना। मौन वाचन का आरंभ कक्षा 3 से माना जाता है तथा स्थायी मौन वाचन कक्षा 6 से प्रारंभ हो जाता है। तो आरंभिक जो कक्षाएं हैं, कक्षा 1 और 2, वहां पर मौन वाचन है उसकी कोई भूमिका ज्यादा नहीं है। बहुत कोई एक आध बच्चा हो सकता है जो इतना एक्सपर्ट हो जाए कि वो मौन पाठन करे, बाकी सारे बच्चे वो स्वर वाचन ही करेंगे। 6 वर्ष का बालक लिखा हुआ वाक्य स्पष्ट पढ़ना सीखता है। पहली कक्षा का बालक है उसको अगर सिखाना चाहें अपन तो सीख जाता है। अब मौन पठन है उसमें भी अलग 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 दो पठन है ना, एक तो द्रुत होता है, एक क्या होता है, गहन गंभीर होता है। अर्थ ग्रहण करते हुए तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हुए पढ़ते हैं तथा विषय वस्तु पर अधिकार स्थापित करते हैं। इसमें गहनता एवं सूक्ष्मता होती है। साहित्य और दर्शन जैसे विषयों में अन्य विषय में भी संभव है। खास तौर से इनको जो कहाँ पर उपयोग किया जाता है, साहित्य एवं दर्शन। यहाँ बहुत आप जो डेप्थ में जाएंगे, बहुत धीर गंभीर होकर पढ़ेंगे तभी चीजें समझ में आएगी। द्रुत मौन वाचन, बिना अर्थ ग्रहण किए जानकारी प्राप्त करने हेतु द्रुत गति से। अब एक चीज समझना, देखो ये है ना कंट्रोवर्शियल लाइन हो सकती है किसी विद्यार्थी के, उसको अगर समझ में नहीं आई तो। ये कह रहा है कि बिना अर्थ ग्रहण किए, और फिर कह रहा है कि जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो दोनों में क्या अंतर है? पहली बात है इसमें बिना अर्थ ग्रहण किए, इसका मतलब क्या होगा, वो लिखा हुआ जो है उस शब्द का, उस पंक्ति का, उस जो भी पूरा बन रहा है उसका बोलेंगे अपन, क्या बोलते हैं इसको, एक पैराग्राफ का क्या मीनिंग है, इस पे ज्यादा लोड नहीं दिया जाता है। आगे क्या लिख रहा है, जानकारी प्राप्त करने के लिए। जानकारी प्राप्त करने का मतलब अर्थ और जानकारी में अंतर है। किसी का नाम आया है, कोई कहानी चल रही है तो अपन बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, ऐसे स्पीड से पढ़ लेते हैं। जानकारी हो जाती है वहां राजा था और वहां का था और वहां ऐसे ऐसे सेना लड़ने गई, फिर ये हुआ और वो खत्म कहानी, ऐसे पढ़ते हैं अपन। और जब ये दर्शन में या साहित्य में कोई टॉपिक है उस पर अपन बहुत डेप्थ में, मतलब पूरे अपने खुद के मन में विचार आने लग जाते हैं खूब सारे, तो फिर वो जो अर्थ ग्रहण करना कहलाएगा। कहानी वगैरह होती है उसको अपन सामान्यतः बिना अर्थ ग्रहण किए केवल और केवल मनोरंजन के लिए इसे स्पीड से पढ़ लेते हैं। क्लियर है ना? समाचार पत्र है, बहुत बार अपन डेप्थ में थोड़ी जाते हैं। मनोरंजन की कहानियां ज्यादातर इसमें क्या आएगा, कहानियां ही आएगी। कहानियां अपन बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम का दौरान भी कैसे कर लेता है, द्रुत मौन वाचन से करता है। एक बार पहले पढ़ रखा है, अगली बार जब पढ़ेगा तो केवल ऐसे ऐसे आंखें चलेगी उसकी, केवल बहुत ज्यादा लोड नहीं लेगा वो। सही है? आगे बात करते हैं विशिष्ट तकनीक की। इसमें पहला है सरसरी नजर नजर से पढ़ना। बहुत बार ऐसे टीचर वगैरह हैं उनको भी यूट्यूब में या कहीं स्कूल वगैरह में भी ऐसे कि भाई एक बार जो पूरा सिलेबस है उसको कैसे देख लेना, सरसरी नजर से देख लेना। तो इसका अंग्रेजी शब्द है स्कीमिंग। क्या होता है बोलो? स्कीमिंग। किसी लेख का मुख्य विचार या सारांश जानने के लिए हम है जो उसको कैसे देखते हैं, सरसरी नजर से देखते हैं। मुख्य विचार मतलब पूरा है एक पेज, लेकिन अपन है जो मुख्य विचार को देख लेते हैं फास्ट। ढूंढना या बारीकी से देखना किसी खास, इसको बोलते हैं स्कैनिंग। क्या बोलते हैं बोलो? स्कैनिंग बोलते हैं। खास जानकारी, नाम या तारीख को जल्दी से खोजने के लिए पाठ पर नजर घुमाते हैं, उसको बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैन कर लिया पूरे में से, कहीं एक जगह डिटेक्ट हो गया कि भाई यहाँ पर है। जैसे मान लो हम नोट्स पढ़ रहे हैं, नहीं हमारा टेस्ट था और उसमें एक क्वेश्चन आया और उससे रिलेटेड अपने को आंसर है जो अपने नोट्स में खोजना है, तो उस समय अपन क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, फटाफट से वो ढूंढते हैं उससे रिलेटेड मामला कहाँ है। फिर गहन पठन है पाठ का अर्थ पूरी गहराई और बारीकी से समझने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। क्या बोलते हैं? Intensive। विस्तृत पठन है आनंद या सामान्य जानकारी के लिए किताबें पढ़ते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव रीडिंग, मतलब विस्तार से। जैसे कोई उपन्यास है अगर अपने को पढ़ना है, जैसे मेरा रिसेंट जो उपन्यास पढ़ा है वो गोदान पढ़ा मैंने, है ना, तो उसमें तो खूब सारी बड़ी पोथी सी है वो। अब उसको अगर
जब मैं पढ़ रहा था उस हिसाब से बात करूं अगर, तो वहां कैसा पठन था, विस्तृत, वो वहां गए, ये हुआ, उसके बाद वो घटना, फिर अगली घटना, चलता ही रहता, मतलब वो बहुत 5-7 दिन तक पढ़ा। तो उसमें एक चीज हो गई कि आनंद भी है और सामान्य जानकारी के लिए भी है, जो किताबें अपन पढ़ सकते हैं। फिर एक है जिसके लिए जो बहुत ही अलग लेवल का शब्द है, विहंगावलोकन। क्या है? अपन बोलते हैं, बहुत बार ये शब्द सुना होगा, विहंगम दृश्य, है ना। कहीं घूमने गए, जैसे पहाड़ियां वगैरह, नदियां, कुछ अपने को नजर आ रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं उस दृश्य को? विहंगम दृश्य। पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, चांद की आवाज आ रही है, मस्त। ऐसे कैसे किताबों में भी ये संभावना बना सकते हैं अपन। इसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? बर्ड्स आई व्यू, या ओवरव्यू, या सर्वे। किसी तथ्य की प्रामाणिकता जानने के लिए सहायक या संदर्भ ग्रंथों से किसी आवश्यक अंश को चुनकर और अनावश्यक को छोड़ते हुए पढ़ना, जैसे नोट्स वगैरह बना लेते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं क्या? विहंगावलोकन, है ना। विहंगम शब्द है जो वो मैच नहीं कर रहा है इससे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने, क्योंकि मिलता जुलता शब्द है, तो थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश की। वैसे समझ में आ रहा है विहंगावलोकन का मतलब? 5 किताबें हमारे सामने पड़ी, अभी जैसे जो नोट्स बना रहे हैं उनको पता है, अलग अलग पब्लिशर है, उनकी किताबें दे रखी हैं। फिर इसमें से भी देखना, इसमें से भी देखना, इसमें से भी देखना, तो उनको कौन सा अवलोकन करना पड़ता है? विहंगावलोकन करना पड़ता है। तो वो फटाफट देख लेते हैं, हाँ ये चीज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये इसमें नहीं है, फिर आगे लिख सकता हो। एक है सिंहावलोकन। एक तो हो गया विहंगावलोकन, और एक इससे मिलता जुलता ही शब्द है क्या? सिंहावलोकन। पिछले संदर्भों को वर्तमान प्रसंग से जोड़ते हुए पठन को अधिक विश्लेषणात्मक और त्रुटि रहित बनाना क्या कहलाता है? सिंहावलोकन। यानी पुरानी नई सारी चीजें उनको वापस से देखते हैं अपन, तो सिंहावलोकन है वो, ठीक है। और पुनरावलोकन शब्द है जो इसके साथ जुड़ा है। पुनरावलोकन का मतलब पुरानी जो भी है उनको देखते हुए नई चीजें जोड़ना। अब ये अवलोकन है जो क्लियर हुए क्या? विहंगावलोकन का मतलब नोट्स वगैरह बनाना, विस्तार से देखना, मेन मेन चीजें छांटना। सिंहावलोकन का मतलब पुराना है उसको देखना, नया जोड़ना उसमें। विस्तृत पठन का मतलब आनंद के लिए विस्तार से किताबें पढ़ना। ढूंढना या बारीकी से देखना, स्कैनिंग, कोई एक फैक्ट है उसको ढूंढना। और एक सिंपल है सरसरी निगाह से, का मतलब उसका सार क्या है इसका पता लगाना। अब इसका थोड़ा उदाहरण और देख सकता हूँ, जैसे मान लो आप बीए का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप कैसे पढ़ते हो? सरसरी नजर से पढ़ते हो, मतलब वो पूरा नहीं होता उससे पहले तो पन्ना पलट लेते हैं अपन, क्योंकि टाइम होने वाला होता है। अभी इसीलिए बेक आना शुरू हुई है। और अभी सरकार के सामने जो थोड़ा सा ये एक एक टेक्निकल समस्या है ना, उसको जो हर कोई फेस कर रहा है। आजकल क्या लोग बाग चाहते हैं कि हमको बेस्ट डिग्री मिल जाए और नौकरी मिल जाए। उसके लिए जो जिस लेवल का खुद को जो काबिल बनाना है, योग्यता अपने में डेवलप करनी, उस पर कोई काम करना नहीं चाहता। और अभी जो हमारी जो नीति है ना 2020 वाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो उस नीति में जो सबसे मूल भाव है वो यही है कि भाई व्यक्ति नौकरी लगो चाहे मत लगो, कुछ भी हो, वो सारा कुछ अब तक का सिस्टम चल रहा है वो ठीक है। आप एक बार पहले व्यक्ति को काबिल बनाओ, उसके बाद फिर बात करेंगे कि भाई नौकरी लग रहा है नहीं लग रहा है, या खुद का काम धंधा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या है। और आज है ना, भले ये सबको मजाक लगेगी, अभी ये ऑन कैमरा भी है तो थोड़ी टेक्निकल समस्या वाली बात है, फिर भी बोलना भी चाहिए ये बात को। जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है ना, उन्होंने सबसे फर्जीवाड़ा कर रखा भयंकर लेवल का। और उसके लिए जिम्मेदार वो नहीं है, उसके लिए अपन सब जिम्मेदार है। अपने सबको क्या चाहिए बोलो? जब मैं पढ़ता था, मैं मेरी कह रहा हूँ कि मैंने जब एसटीसी की ट्रेनिंग की थी, तो प्रॉपर क्लासेस चलती थी, माइक्रो टीचिंग है, और आज ये है, इतने बनाने, ये करने, लेसन बनाने, सारा कुछ 2 साल तक पूरा सिस्टम। लास्ट में जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो पूरी प्रक्रिया थी। तो मुझे लगता है कि मैं मतलब ठीक लेवल का मास्टर बन गया। आजकल ऐसे होता है, जैसे मान लो एमपी से कोई एसटीसी कर रहा है, सोच के देखो कि वो नौकरी लग जाए। हालांकि होशियार होगा तो वो काफी चीजें बढ़िया कर सकता है, लेकिन उसने ट्रेनिंग तो ली नहीं है। एक जो औपचारिक रूप से ट्रेनिंग उसको मिलनी चाहिए, वो ट्रेनिंग नहीं है। और ये बहुत बड़ा अपने यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में उसका लूप होल है। और इसको ठीक करने के लिए वो अभी थोड़ा मामला जो टाइट किया है, बेग वगैरह लगना शुरू हुई ना, इसका मेन कारण ये है। तो अभी जितने विद्यार्थी हैं ना, तो वो कोचिंग कर रहे हैं, जैसा भी है, जो भी सिस्टम है, कुल मिलाकर अगर नौकरी वगैरह लग जाओ तो यूट्यूब वगैरह से पढ़ाना सीखना होगा। और जहां भी मौका मिले, जैसे कि 5 जने हैं, 10 जने हैं, इनको अपन पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ाना है। और पढ़ाने की जितनी तकनीक होती है, बढ़िया से बढ़िया क्या हो सकता है, इस पे काम करना है। क्योंकि आने वाले समय में पूरा समय अपना, मतलब अगर नौकरी लग जाए सरकारी, तो किस में जाना है? पढ़ाने में ही जाना। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे अपने लिए जो बाधा बनने जा रही है टीचर्स के लिए। क्योंकि रोबोट आ गए, पढ़ाने वाली मैडम आ गई, मतलब वो रोबोट मैडम बना दिया और वो पढ़ाने लग गया।
हो सकता है कि अपन जो बहुत बढ़िया स्किलफुल है तो अपन काम चला लेंगे और बाकी अपन रिप्लेस हो जाए, क्योंकि हमने आज से 10 साल पहले ऐसे नहीं सोचा था कि एआई आ जाएगा, इस लेवल पे काम करेगा वो। हो सकता है 10 साल बाद है जो कोई सरकार ऐसा प्रोजेक्ट दे दे किसी कंपनी को, बड़ी को, कि भाई ये इतने रोबोट चाहिए हमारे, लिया हो और स्कूलों में बिठा दे, एक मास्टर की ड्यूटी लगा दे 10 की जगह, रोबोट का बटन दबाना रहना है रोज सुबह जा, और वो बच्चे बैठ जाएंगे सामने, काम शुरू है। ये चीज थोड़ी सी अपने को कोशिश करनी है इस पे, है ना। अब बात करते हैं अपन पठन के किसी स्तर की बात करते हैं। तो पहला हो गया कौन सा पठन? चित्र पठन। चित्र को देखकर अर्थ ग्रहण करना। और बहुत बार ये जो ग्राफ वगैरह ये होते हैं, इसको एक बार अपन देखते रहे अपने को आइडिया लग जाता है। या कोई चित्र भी है जैसे, उस पर अगर अपने को डिटेल में बात करनी हो तो चित्र बता दो, फिर अपन खूब बात कर सकते हैं उस पर। शब्द पठन वही है, शब्द जो भी उसको पढ़ना पूरा, शब्द से वस्तु और वस्तु से शब्द का संबंध जोड़ना। फिर शाब्दिक पठन है, शब्दों के आधार पर वाक्यों का अर्थ ग्रहण करना। चिंतन पठन, पढ़ी हुई बात का क्या ग्रहण करना, भाव, इसको अपन बोलेंगे क्या, चिंतन पठन। फिर सृजनात्मक पठन है, चिंतन पठन के बाद अपने ज्ञान का विस्तार, अपने अनुभव से नवीन रचना, उससे मिलती जुलती और कोई नई बात है जो अपन क्रिएट करते हैं, उसको बोलेंगे क्या, सृजनात्मक पठन। ठीक है ना। अभी कुछ विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा है कि सर है जो अभी वो डबल रोल में आ गए, खुद ही तो कहते हैं कि तैयारी करो कंपटीशन की, कॉलेज में कुछ नहीं रखा है, कहते हैं क्या ऐसे? तो मैं ये सिस्टम की बता रहा हूँ कि सिस्टम की कमी है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि किसी विद्यार्थी की गलती है। सिस्टम को अभी क्या करना चाहिए, जैसे मान लो मेरे को अगर कोई पूछे कि भाई अभी ये जो मास्टर की भर्ती है इसमें पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, तो एसटीसी का जो 9 किताबें, कितनी किताब है, कितने पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में? हाँ, तो 19 जो पेपर है ना, उनके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रखना। आपको राजस्थान जीके सिखाना है ना, तो आप ट्रेनिंग के साथ बाद में, मतलब जैसे हो गई 2 साल की ट्रेनिंग, मास्टर नौकरी लग गया, उसके बाद राजस्थान जीके सिखाओ उसको। वो 19 पेपर है, उन 19 पेपर में से ही 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओ और पेपर ले और वो जो पास करता है उसको नौकरी लगाओ। ये ही होना चाहिए। अब अगर ये हो जाए तो क्या होगा, हर बच्चा जो एक्सपर्ट टीचर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें वही चीजें हैं। लेकिन गवर्नमेंट को क्या मजा आता है, मजा आने में समझते हैं, कोचिंग वाले कोचिंग वालों के खिलाफ भी जाएंगे और कोचिंग वालों को मौका भी देंगे। अभी मेरे को ये पढ़ाने की आवश्यकता 1% ही नहीं पड़ती है, अगर वहां सिस्टम होता, और अपन कॉलेज वालों के जाके ऐसे पैरों में पड़ जाते हैं, यार भगवान पढ़ाओगे, 2 बार कोर्स करवा दो, 3 बार कोर्स करवा दो, हमारा आना ज्यादा एकदम शानदार सब सिस्टम, जो लेसन प्लान वगैरह है उससे रिलेटेड एजुकेशन पूछे जाए खूब सारे। ये थोड़ी सी टेक्निकल समस्या, इसीलिए फिर वो लूप होल ढूंढ लेते हैं अपन और काम फिर चलता ही रहता है। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, मैं जो वो सिस्टम की बात कर रहा था अपने अभी फिलहाल में, आगे ध्यान दो, क्योंकि अपने नौकरी लगाना वो भी तो मजबूरी है। हम तो बहुत बढ़िया टीचर बन जाएंगे, कंपटीशन में पास नहीं होंगे तो कोई अपने को 4-5 हजार रुपए में रखेगा एक प्राइवेट स्कूल वाला, है मतलब ही नहीं रहेगा उसका। पठन शिक्षण की विधियां, पहली है वर्ण विधि। कौन सी विधि है बोलो? वर्ण विधि। शिक्षक द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में वर्णों का ज्ञान करना, तो ये कौन सी विधि है बोलो? वर्ण विधि। अब वर्ण शब्द है, इसको अपन समझते हैं, वर्णमाला में जो वर्ण है वो छोटे बच्चे उनको नाराम सिखाते हैं, वो वाली बात, या एबीसीडी सिखाते हैं, सबसे कौन सी विधि है? प्राचीन है। ध्वनि साम्य विधि, इसकी हमने जस्ट बात की थी, वो गुड वुड वगैरह जो भी है वो इसमें आ जाएगा। समान ध्वनि वाले शब्दों को सिखाना, हिंदी के कुछ शब्द बोलो जैसे जो समान ध्वनि वाले हो, निकिता बोलेगी, ये पहली लाइन वाले, समान ध्वनि वाले, गीत, मीत, रीत, है ना, प्रीत, ऐसे शब्द। तो ये ध्वनि कैसी है इनकी सबकी बोलो? समान है या नहीं है? एक दो शब्द भवानी शंकर बता रहा है, बोलो देखो। इनको क्या कभी अलग लग सकता है कि यार हमको तो पूछते ही नहीं है, उधर ही उधर आओ, उधर निकिता निकिता, इधर वाले भी बोलो थोड़ा ठीक रहेगा। ध्वनि साम्य वाले हिंदी के या अंग्रेजी के बोल जाओ, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे दोनों में से, क्योंकि हम अंग्रेजी की खूब बात कर रहे हैं, इसमें अंग्रेजी के शब्द भी लिखे हुए हैं खूब, बोलो। हाँ, खत और मत की बात की है। शब्द विधि, चित्र की सहायता से, अर्थात चित्र दिखाकर उसके शब्दों का उच्चारण सिखाना। ये है ना वर्णमाला में खूब बढ़िया से शुरू से ही प्रयोग हो रहा है। अपने वहां आम का फोटो बना देंगे और बुलाएंगे आज से, फिर बच्चा जो वो सीख जाएगा, क्योंकि बार बार चित्र, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको मतलब केवल ऐसे लिख देंगे अपन उनके सामने कि भाई ये क्या है, तब तो नहीं बोलेगा, लेकिन इसके सामने साथ में जो वो फोटो बना दिया ना अगर हमने, भाई ये क्या है, तो फिर वो बोल जाएगा ये क्या है, आज से आम है। यानी क्या बात करना चाह रहा हूँ बोलो? कुछ को लग रहा आम का फोटो गलत बना दिया, अनार बन गया है तो, है ना।
अनार भी नहीं है, तो हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं इसको। तो जो भी समझो बहुत बढ़िया तुम्हारा, बन गया जो बन गया यार। अगला है देखो, वाक्य विधि। पठन का प्रारंभ वाक्य से। शिक्षक है जो क्या करता है, पहले वाक्य को पढ़ता है, उसके बाद बालक उसको बोलते हैं, यानी क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। फिर कविता विधि है, बच्चों को संगीत में जो नॉर्मली रुचि होती है और उसी को ध्यान में रख के खूब सारी कविताएं रखी है। छोटे बच्चे उनको तो कविताएं बुलाई जाती है खूब सारी। और जो संग ये आदर्श विद्या मंदिर ये है, इनमें तो जो भी चीजें हैं वो सब कविता से पढ़ाते हैं। तीसरी चौथी तक तो बच्चा केवल कविताएं बोलता, मंत्र वगैरह सब सिखा देते हैं उसको, लय वो सेट करके। साहचर्य विधि, बच्चे, साहचर्य का मतलब क्या हुआ, साथ साथ अलाइन करना। बच्चे कार्डों में लिखे शब्दों के माध्यम से संबंधित चित्र को ढूंढते हैं, तो ये कौन सी विधि हो गई, साहचर्य विधि। देखो और कहो वाली बात हो गई। आजकल जो टीएलएम के लिए बुक्स भेजती है गवर्नमेंट हर स्कूल में, उसमें ये विधि यूज करने के लिए कार्ड होते हैं बहुत सारे। अब ये तीसरे नंबर का था अपना, कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और खूब डिटेल में पढ़ लिया ना, फुल एकदम, मतलब जितनी चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं वो सारी किताबों का निचोड़ जो इसमें आ गया है। और थोड़ा और रिवीजन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी एक बार इसको रिकेप करना चाहिए 1 मिनट में। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार बताओ। सहज स्वर और मौन हो गया, फिर मौन में जो गंभीर और द्रुत हो गया, फिर और क्या क्या पढ़ा, और भी तो पढ़े कुछ तो। बहुत सारे ऐसे पढ़े ना, सिंहावलोकन, सिंहावलोकन पढ़ा क्या, विहंगावलोकन, सरसरी अवलोकन और कौन सा था, स्कैनिंग और स्कीमिंग, है ना। अंग्रेजी शब्द कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम बढ़िया। स्कैनिंग में तो कोई फेक ढूंढते हैं, और स्कीमिंग का मतलब सरसरी नजर से देखते हैं। इंटेंसिव है, जिसमें अपन है जो मतलब कुछ सीखना चाहते हैं ऐसा विचार है, तो इंटेंसिव है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गहन अध्ययन। ओके, अब अगला पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा क्वेश्चन। हाँ, इस चार को यहाँ पर भी लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता था ना, लेकिन फिर भी ठीक है। अब ऐसे कहूंगा कि अगली बार नोट्स में गड़बड़ कर देंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है, लेखन कौशल है उसका मुख्य उद्देश्य है पठित विषय वस्तु की कौन सी अभिव्यक्ति, लिखिताभिव्यक्ति। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलो, लिपि। कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। बहुत बार फ्लो में लिखते हैं अपन तो हो जाता है। अपेक्षाकृत कठिन कौशल माना जाता है। सबसे कठिन कौशल कौन सा है, लेखन कौशल। ये चारों कौशल हैं, उनमें सबसे कठिन कौन सा है, और सबसे सरल कौन सा है, श्रवण। आराम से बैठे हैं, मस्त सुनने में आ रहा, कोई तकलीफ ही नहीं है उसमें। मोंटेसरी, पठन से पूर्व लेखन सिखाया जाए, क्योंकि लेखन सरल व आनंदमय कार्य है। कैसा है बोलो, सरल और आनंदमय कार्य है। ये मैडम मोंटेसरी ने थोड़ा सा अपने जो जो नॉर्मल पढ़ते हैं उसमें चेंज किया था, इसको ध्यान रख लेना। लेखन को सरल और आनंदमय माना है किसने, मैडम मोंटेसरी ने। और उसका कारण क्या है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो तो आपको पहले नॉलेज होगा तभी पढ़ पाओगे, बाकी नहीं पढ़ सकते हैं। लिखने में क्या है, टीप टीप पर लिखना है बस, तो ये थोड़ा सरल हो जाता है। और बहुत सारे बच्चों को देखना, जो पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा सा कमजोर हो, लेकिन लिखने में वो लगेगा एकदम खतरनाक लेवल की राइटिंग बना लेगा वो। ऐसे लगता है बहुत बार तो कि उसकी राइटिंग को देख के और जो सबसे होशियार है उसको थोड़ा सा मतलब वो पीछे मान लेते हैं। सही बात है क्या, तो मैडम ने ठीक आइडिया लिया है। ओके, प्रोबेल कह रहे हैं लिखने से पहले जो पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि पठन मौखिक क्रिया है, जबकि लेखन मानसिक प्लस शारीरिक दोनों है। और सर्वमान्य है वो प्रोबेल ही है, प्रोबेल को सर्वमान्य माना गया है। मोंटेसरी की बात है वो एक अपवाद है, तो अपने को याद रखना अलग से। गांधी जी क्या करें, लेखन से पहले जो बढ़िया बढ़िया किसके बनाओ, किसके बनाओ, ऐसे थोड़ी कहा था कि इसके चित्र बनाओ, गांधी जी ने ऐसे तो नहीं कहा। अक्षर चित्र भी है, चित्रों में बालक रुचि रखते हैं और छोटे बच्चे खूब बनाते भी हैं। बेकन, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। तो ये तो विद्वान अलग अलग है जो डायलॉग जोड़ देते हैं। बेकन ने जोरदार लिखी ना, अगर किसी को परम शुद्ध बनना है तो क्या करना है, लिखना सीखना है। लेखन कौशल वर्तनी ज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, ये ध्यान रखना। अगर आप लिख रहे हो तो कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, वर्तनी। और वर्तनी में वही बातें आ गई कि आपको मात्रा वगैरह कैसी क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। बालक को प्राथमिक स्तर तक वर्तनी का विधिवत ज्ञान होना आवश्यक है। लेखन में अभ्यास जरूरी है। लेखन में क्या जरूरी है, अभ्यास। आप जितना लिखोगे धीरे धीरे सीख जाओगे। और अब जितने भी विद्यार्थी हैं ना, तो जिनको एकेडमिक एग्जाम्स देने हैं, जिनको डिटेल में जो पेपर आते हैं वो लिखने हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया बात है ये,
नोट्स वगैरह भी बनाना है तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरी जो लिखने की शैली है वो और इम्प्रूव हो। हर दिन जब भी लिख रहे हैं अपन, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो लिखने की टेक्निक अपने को समझनी है, सीखनी है, प्रयास करना है ऐसा कि जितना हो सके उतना बढ़िया, क्योंकि आने वाले समय में इसकी महत्व है, वो महत्ता है वो बढ़ने वाली है। क्योंकि एसटीसी में तो अभी जैसे फर्स्ट ईयर में है स्टूडेंट, और अभी मैंने जैसे कह ही दिया है, आगे मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी टीचर्स को ट्रेंड करने वाले लोग हैं ना, मतलब कॉलेज वगैरह जो भी, वहाँ वहाँ थोड़ा सा अब गवर्नमेंट का फोकस आया है वापस। तो अपने बाई चांस ऐसे समस्या नहीं आ जाएगी, बैग लग जाए, इधर रिजल्ट आया और सिलेक्ट है, ऑल राजस्थान और ये रैंक है, और उधर है जो बैग आ गई, ऐसा लफड़ा हो सकता है। तो पहले से अपने को थोड़ा सा इस बात पे फोकस करना है। और एक चीज हो सकती है, जो सब्जेक्ट वगैरह हैं उस पर भी काम करना चाहिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट को अभी ऐसे लगेगा कि ये एमपी वालों की गड़बड़ हो गई इसीलिए भाषण दे रहे हैं, ये सच भी है। अपने यहाँ पर भी देखना, राजस्थान में भी जो रिजल्ट आएंगे उसमें ये चीज देखने को मिलेगी। तो अपने को क्या करना है, अपने जितने पेपर हैं उनमें से जो अपने पाठ्यक्रम से मिलते जुलते हैं उनको तो यहाँ बढ़िया पढ़ो, तो वो जो कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसा है कोई जो अपने रीड के सिलेबस से बिल्कुल मैच नहीं करता, अलग ही दुनिया है उसकी, तो रोज का अपने को आधे घंटे का टाइम है, तो उनको अभी से देना शुरू करना चाहिए। उसमें भी फिर ढूंढो, दो चार पार्ट ऐसे हो सकते हैं जो इधर भी काम आ जाए अपने, तो उन पे बढ़िया काम कर सकते हैं पहले से ही, है ना। या दो ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो कॉमन हो, जैसे अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन हम बातें कर रहे हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग की, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उधर भी काम आ जाएगी ये सेम चीजें। लेखन में अभ्यास जरूरी है, ये अभ्यास की बात कर रहा हूँ मैं, कि अपने को पहले से प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम वगैरह आ रहा है तो उसके 10 20 30 दिन पहले अपने को थोड़ा लिखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर अपन फ्लो फ्लो में बढ़िया लिख सकते हैं। लेखन के लिए बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करनी होती है, लिखने के प्रति, किसके प्रति बोलो, लिखने के प्रति। क्यूरियोसिटी आएगी तो वो लिखेगा। सर्वप्रथम सीधी रेखाओं से लेखन है जो प्रारंभ होता है, मतलब बालक है जो सबसे पहले तो क्या करेगा, ऐसे लाइनें वाइनें खींचेगा। मेरे तो ये एक्टिविटी होगी। लेखन की आवश्यकता, अब लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो पहला है विचारों व भावों को मूर्त रूप देना। भाई अपने मन में खूब सारे विचार हैं, अब सुनने वाला नहीं है तो किसी तक पहुंचाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर जो भी पढ़ेगा उस तक पहुंच जाएंगे वो। संदेश और भावों का संप्रेषण तरीका होता है, सभ्यता संस्कृति का क्या होता है, संरक्षण। आज से कितने सालों पहले जो किताबें लिखी गई आज भी अपने काम आ रही है। आयुर्वेद का नाम सुना, आयुर्वेद लगभग बीच में जो गायब सा हो गया था, लेकिन वो पुरानी जो किताबें हैं ना, वाग्भट ने अष्टांग संहिता, हृदय संहिता, वो जो भी किताबें लिखी उनकी, उनको आजकल जो भी लोग बाग है रिसर्च करके और अपना खूब धंधा चला रहे हैं। स्वामी रामदेव, वो बाबा रामदेव जी है, नाम सुना, नाम सुना क्या। हाँ, तो वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है, उनकी कंपनी पतंजलि के नाम से है। तो वो कौन सा ज्ञान है, पुराना लिखा वही है, हमारी जो सभ्यता थी संस्कृति थी उसी का वहां संरक्षण किया लोगों ने, उन किताबों को बढ़िया से पढ़ के और इधर उन्होंने यूटिलाइज कर लिया बढ़िया। भाषा के रूप को जो स्थायित्व और क्या देना, एक रूपता देना। एक रूपता का मतलब वही हो गया, लिखित है तो सब जगह जो फैलेगा तो एक रूपता आएगी। विचारों को व्यवस्थित किया जा सकता है, लिखने में अपन बहुत बढ़िया से व्यवस्थित कर सकते हैं, आराम से सोच सोच के लिख सकते हैं बातें। जब भी हम किसी से बात करते हैं उसके बजाय ऐसे है ना कि भाई संप्रेषण करना और एक कागज में लिख के दो तुम्हारे मन में क्या है, तो वो कागज में जो बातें होगी ना ज्यादा प्रभावशाली होगी। ये चीज है जो विचारों को व्यवस्थित करने वाली बात पे लागू है। साहित्य सृजन, साहित्य सृजन का मतलब क्या होता है, हम कविता लिखेंगे, कहानी लिखेंगे, तो वो सारा कुछ है जो कौन सा सृजन है बोलो, साहित्य सृजन है। देश विदेश के ज्ञान से परिचय कराने में, दुनिया भर की किताबें हैं तो इससे अपन है जो किसी व्यक्ति को परिचय करवा सकते हैं। अपने यहाँ की भी जैसे हमने कोई स्टोरी लिख के भेज दी तो कोई भी पढ़ेगा तो उसको परिचय हो जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई लेखन की आवश्यकता की। संप्रेषण, संरक्षण, स्थायित्व देना भाषा को, विचारों को व्यवस्थित रूप देना, साहित्य का निर्माण करना, और लोगों को जो ज्ञान विज्ञान देश विदेश से परिचय करवाना। अब आवश्यक अवस्थाएं हैं उसमें, चार अवस्थाएं बताई हैं। प्राथमिक अवस्था है, उसमें लिखने के लिए क्या होना, तैयार होना, तो कौन सी अवस्था हो गई, प्राथमिक अवस्था हो गई। वर्णों की रचना सीखना है जो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, द्वितीय में। फिर तृतीय अवस्था में आएगा शब्दों और वाक्यों की रचना सीखना। और लास्ट में अपन क्या करते हैं, लिखने का अभ्यास करते हैं, खूब सारा जो प्रैक्टिस। जैसे छठी सातवीं क्लास में देखा होगा तो होमवर्क पे काफी जोर दिया जाता है उसमें, तो वो है ना होमवर्क है जो क्या है एक तरीके से लेकिन अभ्यास ही है। रोज 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 लिखते हैं तो अपन धीरे धीरे वो फिर हैबिट में आ जाता है। और कभी अपनी क्लास में देखना, जिन विद्यार्थियों की राइटिंग अगर खराब है, मतलब खराब तो नहीं है, जो बढ़िया है, लेकिन उनके पीछे अगर पता लगाओगे ना तो कारण यही मिलेगा कि उन्होंने पहले होमवर्क वगैरह नहीं किया होगा, काम करने में बहुत आलस आता होगा उनको, तभी उनकी राइटिंग खराब मिलेगी। लेखन संबंधी अशुद्धियां, अब क्या क्या तकलीफ आती है लिखने में वो भी सुन लो। ब्रेक चाहिए, कौशल कंप्लीट होते ही ये हो जाएगा। उसके बाद लेखन संबंधी अशुद्धियों में वर्णों के मानक रूप का ज्ञान
में होना, हमें जो जो स्टैंडर्ड है वर्ण का लिखने का वो हमें पता नहीं है, तब समस्या आएगी। अनावश्यक रूप से वर्णों के संयुक्ताक्षर निर्माण, अभी बहुत बार हमें जो गलत गलत लिख देते हैं ऐसे, मात्राओं के प्रयोग संबंधी जानकारी का अभाव, बहुत जगह ऐसे देखा होगा, अपना तो एक टॉपिक ही है वो शब्द शुद्धि, है ना, तो उसमें तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ वो काम में जो गड़बड़ हो जाता है। लिपि का ज्ञान नहीं होना, अपनी लिपि कौन सी हिंदी की, देवनागरी, उच्चारण शुद्धता और एक रूपता का अभाव है। जैसे मान लो आप उच्चारण अशुद्ध कर रहे हैं तो लिखने में भी त्रुटि कर जाएंगे। अभी मैं जो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो बहुत सारे शब्दों में हंसी आती है ना, तो वो उच्चारण के अनुरूप फिर स्पेलिंग बनाने के हिसाब से वो उच्चारण सीखा मैंने, बहुत बार मजबूरी होती है, करना पड़ता है। फिर व्याकरण का कम ज्ञान है तब भी गड़बड़ होती है, लेखन अभ्यास नहीं किया है न्यूनता है उसकी, तब भी ये समस्या हो सकती है कि आप जो लेखन में अशुद्धियां करेंगे। अब सोपान है, उसमें तथ्यों का सबसे पहले क्या करना है आपको। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसे वो लगता है, अजीब सा लगता है कि तथ्यों का संकलन लिखने में, तथ्यों का संकलन का क्या है रोल, लेकिन बहुत बार रहता है ऐसे। व्यवस्थापन, व्यवस्थित करना उनको चीजों को, रूपरेखा निर्माण या प्रारूप निर्माण, जैसे निबंध लिख रहे हो तो उसके संदर्भ में बात कर सकते हैं ये अपन। लेखन या संपादन है, और लास्ट में है जो अभ्यास या पुनरावृत्ति, या जो ऐसे बात करेंगे कि लेखन के सोपान कौन से हैं, तो किसी विद्यार्थी को सामान्यतः इनमें से कोई सा भी आइडिया आएगा ही नहीं दिमाग में। भाई लिखते हैं हम कुछ भी तो उसमें इतना प्रोसेस रहता है उसका, भाई सबसे पहले आपको जो फैक्ट कलेक्ट करने हैं, उसके बाद आपको उनको जो जमाना है व्यवस्थित, उसके बाद है जो एक आउटलाइन बनानी है, फिर है जो लिखना है, और फिर अभ्यास करना उसका, याद करने की कोशिश करना। ये क्योंकि किताबों में लिखा हुआ तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, फिर क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं उनको, फिर क्या करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, फिर लिखते हैं, और लास्ट में उसका और क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब प्रकार देखो, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख और प्रतिलेख, इनमें से प्रश्न आया हुआ है क्या। हाँ, तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित देख लेते हैं। सुलेख का मतलब देखो, सु यानी अच्छा, है ना, लेख यानी जो भी लिखा हुआ अक्षर है उसको लेख बोल देंगे, यानी कि कैसे कैसा लिखा हुआ, सुंदर लिखा हुआ उसको बोलेंगे अपन सुलेख। फिर दूसरा है अनुलेख, यानी कि एक लाइन लिख दी है उसी को अपन वापस लिख रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अनुलेख, यानी कि आदर्श अनुकरण। क्या हो रहा है यहाँ पर, अनुकरण, अनु से अनु याद रह जाएगा, समझ में आ गई ना बात। फिर तीसरा है श्रुत लेख, श्रुत यानी होता है सुनना, यानी आप सुन रहे हो और जैसे ही सुना उसको लिख रहे हो, तो वो कौन सा लेख हो गया, श्रुत लेख। और एक है प्रतिलेख, यहाँ लिखा है नकल, क्या लिखा है बोलो, नकल। प्रतिलेख का कुछ जगह जो अर्थ ऐसे भी होता है, बहुत बार जैसे हमने पढ़ा कुछ और उससे मिलती जुलती कोई बात है जो जवाब में लिखी, तो उसको भी बोल देते हैं अपन क्या, प्रति। जैसे होता है ना नेता प्रतिपक्ष, एक पक्ष है, एक कौन सा पक्ष है, प्रतिपक्ष। तो कोई एक हमने पढ़ा, कोई जैसे निबंध पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, और उसको पढ़ के उसको समझ के और वापस उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसको भी क्या बोल देते हैं, प्रतिलेख बोल देते हैं। इसको थोड़ा क्रॉस देख लेना। बाकी सामान्यतः क्या होता है, नकल क्या होती है, अनुकरण ही होता है। नकल में क्या होता है, हम उसको देख के और लिखते हैं तो वो अनुकरण है सामान्यतः। इसको थोड़ा और देख लेंगे अपन। हम्म, हाँ हाँ हाँ, वो ओके, उसको प्रतिलेख बोलते हैं, कैलीग्राफी बोलते हैं उसको। हाँ 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 हाँ, ऐसे हो गया नकल है। तो प्रतिलेख है जो उसी को वापस देख के बढ़िया राइटिंग में लिख दिया, तो प्रतिलेख है ना, हो सकता है। शब्द का थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ शब्द क्या है, प्रति है। एक वो प्रति, अभी ये फोटोकॉपी वाला प्रति भी आ गया तो ठीक है, बाकी प्रति का सामान्य अर्थ होता है ना हिंदी में, वो होता है विरोधी। विरोधी का मतलब उसके खिलाफ एक तरीके से। और बात कर लेंगे इसमें, अपने लोड नहीं लेना बिल्कुल, फिलहाल में क्या याद रखना, प्रतिलेख यानी नकल याद रखना है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं लेखन शिक्षण की विधियों की। तो विधियों में सबसे पहली है कौन सी विधि, जैक टोड, उसको दृष्टि लेखन भी बोल देते हैं। और जैक टोड में पहले भी हम बात कर चुके हैं, पहले कहाँ बात की, एक जगह आया था ना। हाँ, मोन्टेसरी विधि, अनुकरण विधि, इसमें रूपरेखा और स्वतंत्र है, श्रुतलेख है, पेस्टोलॉजी है, लगभग वो जो हमने पढ़े वो क्यों ही है। पेस्टोलॉजी थोड़ा सा अलग है, जिसमें रचनात्मक विधि यूज की जाती है, इसको देख लेते हैं। पेस्टोलॉजी विधि में लकड़ी और प्लास्टिक के टुकड़े जो रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त की आकृतियों के होते हैं, उन आकृतियों को जोड़ते हुए वर्णों का निर्माण करवाया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे जैसे क्या बनाना, तो उसमें अलग अलग पहले आकार बनाए हमने, और उसके बाद है जो उसको जोड़ दिया, टुकड़ों को जोड़ना जेकटोट हो गया। भाषा विकास के बिंब, तो कौशल कंप्लीट है यहाँ तक। यहाँ से आगे फिर वापस बाद में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अभी थोड़ा सा, अभी एक दो मिनट तो रुक जाओ, वो
माहौल बना रखा, बाहर तो पहले